हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? फटाफट बताइए। आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए, फटाफट आपको ये लाइव में आप फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। बताइए, सो के उठ गए कि नहीं उठे हैं? अरे सर, टेंशन से नींद कहाँ आएगा, ठीक है। अरे सर, आपका आवाज़ का क्या हुआ? ठीक है, तो देखिए, मेरा आवाज़ ना थोड़ा लग गया है क्योंकि मुझे ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, सर्दी सर्दी। अरे मेरा अभी आँख इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है, मुझे स्किन देखा जा रहा था। फिर भी आपके लिए सोचा कि हम आए लाइव और अपने बच्चों को कम से कम लास्ट में दिलासा दें, आशीर्वाद दें, सहारा दें, साहस दें कि परीक्षा में जाकर अच्छा से अच्छा करें। बताइए, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है? कोई किसी को डर तो नहीं लग रहा है? डर तो किसी को नहीं लग रहा है ना? है, डर नहीं लगना चाहिए, किसी को भी डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। डरना नहीं है किसी को, ठीक है। परीक्षा आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा, परीक्षा आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। जैसे आप सोचे हैं उससे भी बढ़िया आपका परीक्षा जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन भारी आएगा या आसान आएगा। क्वेश्चन का लेवल आपका बहुत मस्त रहेगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। उससे पहले माँ सरस्वती का ये आशीर्वाद ले लीजिए। विद्या की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। लीजिए आप लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए था। लीजिए। माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। हमारे सभी बच्चे के कलमों में वास करना, ठीक है। उसके मस्तिष्कों में वास करना। उसका परीक्षा उसका बहुत बहुत अच्छा जाए परीक्षा, ठीक है। सभी एग्जाम सेंटर से निकलते सभी के चेहरे पर खुशी लौकना चाहिए, ठीक है। जय माँ सरस्वती। ठीक है, आइए आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर देते। पढ़िए पढ़िए, क्या है थोड़ा बहुत आपको हम मोटिवेट करते थे। ये लहरों से डर कर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है। तो आप लोग को कोशिश करते रहना है, अंतिम सांस तक कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। फिर मान लीजिए परीक्षा में 5 सवाल बनाना है, उसमें आपको 3 ही सवाल आ रहा है। बताइए, 2 सवाल छोड़ देंगे या कोशिश करके कैसे भी लिख देंगे? है तो छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चाहे वो पूरा सही 100% सही ना ही हो, नहीं भी हो, तो वो मिला जुला कर उसको लिख देना है, ठीक है। मिला जुला कर उसको लिख देना है, इसलिए उसको क्या करना, आपको छोड़ना नहीं है। मिला जुला कर कैसे भी लिख देना, आपका परीक्षा बहुत बहुत सुंदर जाएगा, ठीक है। कि मानिए आप लोग का परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को डरना नहीं है। तो चलिए पहले हम बता देते हैं आपको। देखिए, शाम को हम क्लास में क्या पढ़ाए थे, तो शाम में आपको बुक करवा दी। तो बुक में आपका काव्य खंड में क्या था, काव्य खंड है, काव्य काव्य खंड में आपका कितना चैप्टर बच गया था? काव्य खंड में 4 चैप्टर बच गया था, 4 चैप्टर। तो उस सॉरी 7 चैप्टर बच गया था, 7 चैप्टर बच गया था। तो उस 7 चैप्टर को अभी हम कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका हम व्याकरण व्याकरण कर लेंगे। तो व्याकरण का बहुत देख लेंगे कि थोड़ा बहुत का व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हम आपका थोड़ा बहुत लघु लघु और हल्का फल्का आपका जो कुछ कुछ चुन के रखे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसको हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एकदम क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। बताइए कौन कौन फर्स्ट पाली में किसका किसका एग्जाम है? किसका किसका फर्स्ट पाली में एग्जाम है? फटाफट बताइए कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पाली में मेरा एग्जाम है सर, मेरा एग्जाम है फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड वाले में किसका है? सेकंड वाली वाला थोड़ा ठीक है, उसके पास थोड़ा ज़्यादा समय रिवीजन के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पहले चलिए क्या करेंगे, पहले हम बुक का जो 7 चैप्टर है उसका एकदम रिवीजन फास्ट से कर लेंगे, और उसके बाद व्याकरण देख लेंगे थोड़ा बहुत। उसके बाद हम हल्का फल्का सब्जेक्टिव भी देख लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट में आपको आशीर्वाद दे के आपको भेज देंगे, ठीक है। और हम अब जाइएगा और मस्त से एकदम गर्दा उड़ा के आइएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर 6 से चैप्टर 12 तक का प्रश्न आपका छूट गया था, तो उसको हम कर लेते हैं। चलिए काव्य खंड में चैप्टर 6 का प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म पाठ है, क्या है? कविता। जनतंत्र का जन्म एक पाठ है जो क्या है, कविता। तो इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, राष्ट्र कवि, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपका ये पूछेगा, बताइए राष्ट्र कवि कौन है? राष्ट्र कवि तो रामधारी सिंह दिनकर में टिक करिएगा, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर में टिक करिएगा। चलिए अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1960 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था 24 अप्रैल
1974 में। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 में। अगला प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? फटाफट बताइए। तो उसका माँ का नाम था मनरूप देवी। क्या था? मनरूप देवी। ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर का पिता का नाम क्या था? उसका पिता का नाम था रवि सिंह। क्या था? पिता का नाम था रवि सिंह, रवि सिंह। अगला देखिए, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो इसकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के आसपास से हुई। कहाँ से? गांव के आसपास से हुई। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? कवि के साथ साथ वो गद्यकार भी थे। क्या थे? गद्यकार, गद्यकार। ठीक है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसीम, रथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम इत्यादि किसकी रचना? ये सभी रचना रामधारी सिंह दिनकर का। इसका बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। आपके इसी में से एक सवाल तो आज आएगा ही आएगा। ये पूछ लेगा, बताइए उर्वशी किसकी रचना है, ओंकार किसकी रचना है, रेणुका किसकी रचना है, ये सब आपका पूछ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि अर्धनारीश्वरी संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वरी आप 12th में पढ़िएगा, जब हिंदी 12th में, उसमें एक चैप्टर है अर्धनारीश्वरी। तो वो किसकी रचना है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का क्या है कि किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कि किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? देखिए उर्वशी, इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं। जब आदमी को ज्ञानपीठ पर हो जाए ना, पीठ पर, तो उड़ने लगता है। लेकिन ज्ञानपीठ पर क्या मिला था? उर्वशी मिला था, उर्वशी। ठीक है। हो जाएगा, बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि दिनकर किस वाद के कवि थे? तो दिनकर छायावाद के कवि थे। किस बात के? तो छायावाद के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग के कवि थे। किस युग के? तो भारत तेंदु युग के कवि थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए बताते हैं, सिंहासन खाली करो भाई, जनता आने वाली है, सिंहासन खाली करो। ठीक है। कवि दिनकर की दृष्टि में देवता कौन है? तो मजदूर किसान क्या है? देवता। मजदूर किसान क्या है? कवि दिनकर के दृष्टि में मजदूर किसान है देवता। मजदूर किसान है देवता। बताइए आवाज तो ठीक आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा आवाज में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए। अगला प्रश्न, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या रहे थे? उपकुलपति रहे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि दिनकर किन के सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो जनता के सिर पर। जनता के सिर पर। किसके सिर पर? जनता के सिर पर मुकुट धरने का बात करते हैं। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो जनता मिट्टी की अबोध मूर्ति, अबोध है मूर्ति है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि कवि के अनुसार किससे महिलाओं को महलों की निखर जाती है? किससे महलों की है? कवि के अनुसार किससे महलों की निखर जाती है? तो ओंकार से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए। तो सॉरी क्वेश्चन, हाँ, अगला प्रश्न आपका, फावड़े और हल राजदंड बनाने को, यह पंक्ति किस कविता का है? ये पंक्ति है जनतंत्र का जन्म कविता का। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक भारत में जनता के उदय घोष कविता है कौन? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। मोकामा जहाँ से अनंत सिंह जी है बाबू की है, घाट रेलवे हाई स्कूल। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है कौन जी? छायावाद के। ठीक है। छायावाद के क्या है? प्रमुख कवि। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार के, ये बेगूसराय के रहने वाले थे। ठीक है। बेगूसराय वाले बताइए कौन कौन यहाँ बेगूसराय वाले हैं? ठीक है। दिनकर के काव्य का मूल स्वयं क्या है? तो इसका मूल स्वयं है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। चलिए आपका चैप्टर 6 समाप्त हुआ। चैप्टर आपका 6 समाप्त हुआ। हम चैप्टर 7 में चलते हैं। चैप्टर 7 में आपका क्या है? चलिए चैप्टर 60 आपका है हिरोशिमा पाठ की कौन सी विधा है? तो हिरोशिमा पाठ कविता है। हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है? अज्ञ है। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञ। ठीक है। अगला है, अज्ञ का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आपका, अज्ञ के पिता और माता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम था वयंती देवी। ठीक है। वयंती देवी। ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि अज्ञ के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की गई? तो लखनऊ से।
कौन से कवि भाषीविद थे? तो अज्ञ थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या का भंगदूत आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार सदा नीरा विपत कथा आदि किसकी रचना है? ये सब किसकी? सदा नीरा आपसे पूछेगा, बताइए सदा नीरा किसकी रचना है? बोलिएगा अज्ञ की। आपका ये कल पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अज्ञ का निबंध कब हुआ था? अज्ञ का निधन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1987 को 4 अप्रैल 1947 को अज्ञ का क्या हुआ था? निधन हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कवि कौन है? तो अज्ञ। ठीक है, अगला प्रश्न प्रयोगवाद के सूत्रपात कवि कौन है? तो अज्ञ है। अगला आधुनिक सभ्यता की दुर्दांतता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा। कौन है? तो हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ स्थित है? तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किससे कहा गया? जापान को। ये अब कल के लिए एकदम आज के लिए, ये आज के लिए एकदम चीन मार के रख लीजिए। अब जैसे ही बैठिएगा आप एग्जाम में, ठीक है, अभी से 4 घंटा बाद 5 घंटा बाद आप एग्जाम में जाने हिलने वाले हैं। जैसे आप एग्जाम में बैठिएगा तो ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, बोल दिया। ये आप टिक मार के रख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है आगे एक प्रमुख कवि के साथ साथ क्या थे? प्रमुख कवि के साथ साथ है कि वो थे कथाकार, विचारक, पत्रकार, सभी थे। ठीक है, ऑप्शन में सभी आएगा, सभी मारिएगा। आगे किस काल के प्रमुख कवि है? तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि है। ठीक है, हिरोशिमा किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये सादा नीरा। ठीक है, अज्ञ का मूल निवास कहाँ था? इसका मूल निवास क्या था? करतारपुर पंजाब। कहाँ था? करतारपुर पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया? तो मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर क्या गया? सोख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला है हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका ये आज के लिए टिक मार लीजिए, आपका आएगा ही आएगा, हमको एकदम 100% विश्वास है कि ये प्रश्न आपका आज आएगा ही। पर प्रश्न क्या है? संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो ये अज्ञ है। कौन है? अज्ञ। ऑप्शन क्या होगा? अज्ञ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न आपका है कि अज्ञ के अनुसार एक दिन सहरसा सूरज कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर। कहाँ निकला? तो नगर के चौक पर निकला। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपका है कि अज्ञ किस काव्य धारा के कवि है? तो ये प्रयोगवाद काव्य की धारा के कवि है। ठीक, प्रयोगवाद। अच्छा, अगला है शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? अज्ञ। ये आपका आएगा ही आएगा। इसको टिक मार के रख लीजिए आज के लिए। ये शेखर एक जीवनी किसकी उपन्यास है? तो ये आपका अज्ञ की है। ठीक है, तो नगर के द्वीप किस कवि की रचना है? तो नगर के द्वीप हीरानंद वास्य अज्ञ की क्या है? रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, कहाँ? फटी मिट्टी से। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर नंबर 7 समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 7 के सारे ऑब्जेक्टिव को देख लिए। ठीक है, अब चलिए चैप्टर 8 को फटाफट करते कवर। चैप्टर 8 को। ठीक है, चैप्टर 8 आपका देखिए, पहला है एक वृक्ष की हत्या। कविता पाठ की कौन सी विधा? ये कविता है। इसके लेखक कौन है? इसके कवि है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 29 सितंबर 1927 ईस्वी में। कहाँ पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं इन दिनों इत्यादि किसकी रचना है? ये सब कुंवर नारायण का है। देखिए ये आपका आएगा ही, बताइए कि इन दिनों किसकी रचना है? इन दिनों किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि कुंवर नारायण का रचना है। ये आपका आ जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक, अगला है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि है कुंवर नारायण। कौन है? तो कुंवर नारायण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो इन दिनों से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? इन दिनों से लिया गया है। ठीक है, कवि ने किस बूढ़े चौकीदार कहा है? किसे बूढ़ा चौकीदार कहा है? तो वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। अगला है कि नदियों को क्या होने से बचाना है? नाला होने से। ठीक है, और हवा को क्या होने से बचाना है? तो धुआं होने से बचाना है। ठीक है, खाना को क्या होने से बचाना है? तो खाना को जहर होने से क्या करना है? बचाना है। ठीक, अगला है कि जंगल को क्या होने से बचाना है? तो मरुस्थल होने से जंगल को बचाना है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है मनुष्य को क्या होने से बचाना है? तो मनुष्य को जंगल होने से बचाना है। ठीक है, मनुष्य को क्या होने से बचाना है? तो मनुष्य को जंगल होने से बचाना है। कविता में
पेड़ के डाल की तुलना कवि किससे करते हैं? तो राइफल से, राइफल से। ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाने का बहुत ज़्यादा इसका चांस, आ जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किस से बचाने की बात करते हैं? तो नदियों से। किससे? नदियों से। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर दूर कौन है? दूर 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 से खड़ा कौन लड़का आता है? तो वृक्ष रूपी चौकीदार। कौन? वृक्ष रूपी चौकीदार। ठीक है, आपका अगला प्रश्न देखिए कि कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसी है? तो फूलवतीदार। क्या है? फूलवतीदार, फूल पत्तीदार है, फूल पत्तीदार। ठीक है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 8 का आपका समाप्त सारे प्रश्न। तो हम चैप्टर 9 में चलते हैं। तो चैप्टर 9 का देखिए, चैप्टर 9 है हमारी नींद पाठ की विधा कौन है? ये कविता है। ठीक है, हमारी नींद कविता के लेखक कवि कौन है? तो बीरेंद्र डंगवाल है। कौन? बीरेंद्र डंगवाल। बीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को कहाँ हुआ था? भारती नगर, टेहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, बीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1991 में। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, बीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस दुष्चक्र में श्रेष्ठ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका आज आएगा ही आएगा। आज जब देखिएगा, आप जैसे एग्जाम देकर आइएगा बोलिएगा हाँ जी सर सही बोल रहे थे आप। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसको आज के लिए टिक कर लीजिए कि बीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए। ठीक है, बीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला था? इन दिनों में, इसी दुनिया में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका कि हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया? तो दुष्चक्र में श्रेष्ठता से, दुष्चक्र में श्रेष्ठता से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बीरेंद्र डंगवाल कवि है कैसा? समकालीन कवि है। कैसा कवि है? तो बीरेंद्र डंगवाल समकालीन कवि है। ठीक है, अगला प्रश्न की कवि के अनुसार क्या है कि कवि के अनुसार धमाके के साथ क्या हुआ? तो देवी जागरण। धमाके के साथ हुआ देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ? तो गरीब बस्तियों में हुआ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है? तो कि मैं क्या मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गया? क्या कुछ बढ़ गया? क्या? कुछ इंच बढ़ गया, कुछ इंच बढ़ गया। ठीक है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात होती है? तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा होने की बात होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है दैनिक अमर उजाला के संपादक सलाहकार भी है। कौन? बीरेंद्र डंगवाल। कौन? बीरेंद्र डंगवाल। ठीक है, कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? तो ये हठधर्मी लोग। ठीक है, हमारा नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद है आलस्य का प्रतीक। जैसे अभी हमको बहुत जोर नींद आ रहा था, आँख मेरा पूरा दर्द कर रहा था, मेरा गला फंस गया है। ठीक है, सर्दी इतना हो गया कि हम बोल नहीं पाते सही से। ठीक है, आप आवाज़ से पकड़ ही सकते, इतना सर्दी हो गया। फिर भी हम आप लोगों के लिए आलस्य को मार करके अभी 4 बजे सुबह उठ कर पढ़ा रहे हैं, सोच लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चा का एग्ज़ाम, हमारे भाई बहन का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका लास्ट प्रश्न है कवि बीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष। देखिए संघर्ष बाबू बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं सफल होना तो उसके लिए संघर्ष आपको करना। अभी आप पूरे साल लग के मेहनत किए, ठीक है, फिर अच्छा मार्क्स से आप 10th पास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 12th भी उसी लगन से पढ़ना है। ठीक है, तो एकदम मेहनत बहुत ज़रूरी है, संघर्ष, बिना संघर्ष का आप कुछ नहीं हासिल कर पाते। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, सॉरी, चैप्टर नंबर आपका 10 चालू होता है, चैप्टर नंबर आपका 10। तो 10 का पहला नंबर प्रश्न देखिए कि अक्षर का ज्ञान पाठ की कौन सी विधा? ये कविता है। तो अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। ये आपका बढ़िया एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा कि अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अनामिका ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका अगला है कि गलत पते की चिट्ठी, पते होगा साथ, हाँ पते होगा, गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, मानचित्र आदि किसकी रचना? ये सब जो रचना है ये अनामिका का है। ठीक है, याद रखिएगा। व्यक्ति की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छल के आंसू, विफलता पर छल के आंसू। ठीक है, विफलता पर क्या हुआ? छल के आंसू। अगला प्रश्न देखिए आपका, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं हटता? तो चौखट में बेटे का को नहीं हटता। ये आपका प्रश्न आज, ये आपका आज देखने के लिए मिलेगा।
ये प्रश्न आपको आज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, टिक करके रख लीजिए। ठीक है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चे के किस स्तर की शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित है? ये तो प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो ये बाल मनोविज्ञान का, यानी कि बाल मनोविज्ञान, बाल के बच्चे के बारे में बताया गया। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर आपका 10 समाप्त हुआ। चलिए चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर अभी 11 है कब का? चलिए 11 का सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कविता, पाठ का कविता, ये तब का कविता, विधा क्या है? कविता। इसके लेखक कौन है? लेखक है जीवनानंद दास। तो जीवनानंद दास कहाँ के रहने वाले थे? बंगाल के। ठीक है, बंगाल के। ठीक है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? ये बंगाल भाषा के कवि थे। अगला, जीवनानंद दास का निधन एवं दुर्घटना में कब हुआ था? तो इसका निधन जो हुआ था एक दुर्घटना में हो गया था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को इसका निबंध हो गया था एक दुर्घटना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि जीवनानंद दास के कितने काव्य संकलन प्रकाशित है? तो 6 काव्य। ठीक है, अगला, जीवनानंद दास की कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की सर्वश्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो कौन कविता को? तो वनलता सेन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आज आपको देखने के लिए मिला। ये प्रश्न आपको आज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको याद रखिए कि वनलता सेन को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है? देखिए आपका अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? जीवनानंद दास की कविता को श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब मिला? तो इसका पुरस्कार कब मिला? तो 1952 ईस्वी में। फिर लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा रचित है? ये प्रयाग शुक्ल के द्वारा रचित है। किसके? प्रयाग शुक्ल के द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो बंगाल लौटने की बात करते। कहाँ लौटने की बात करते? बंगाल लौटने की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कवि अगले जीवन में क्या बनने के अभिलाषा करते? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आज देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आपको इतना विश्वास कि ये प्रश्न आपको आज देखने के लिए मिलेगा। बताइए, कवि ये जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने का अभिलाषा करते हैं? पहला अबाबिल, दूसरा तोता, तीसरा कौवा। अगर तीनों आएगा तो तीनों मारिएगा सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवि कपास के पैर पर किसकी बोली सुनने की बात करते हैं? तो उल्लू की बोली। किसकी बोली? उल्लू की बोली। हरा पालक किसकी रचना? हरा पालक कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण की। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर आपका 11 भी आपका पूरा तरीका से समाप्त हो गया। तो चलिए चैप्टर नंबर 12 को देखते हैं हम। चैप्टर नंबर आपका 12 मेरे बिना तुम प्रभु। क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ की कौन सी विधा है? ये कविता है। ठीक है, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार रेनर मारिया रिल्के है। ठीक है, रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, कवि रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो 4 दिसंबर 875 में। 4 दिसंबर कब हुआ था? 875 होगा, यहाँ थोड़ा डाउट है मुझे। 875 होगा है, हमको नहीं लग रहा है। एक बार रुकिए, चेक करके आपको हम बताते हैं। चलिए इसका आंसर आपका 1875 हो जाएगा। 1875, 4 दिसंबर क्या होगा? 1875 होगा। 4 दिसंबर 1875। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि रिल्के का पिता का नाम क्या था? तो इसका जोसेफ रिल्के। क्या था? जोसेफ रिल्के। अगला प्रश्न आपका क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? ये जर्मनी भाषा से अनुदित है। ठीक है, जर्मनी भाषा से अनुदित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो ये रेनन वारिया रिल्के की। किसकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रश्न आज देखने के लिए मिलेगा। ये 587 नंबर आपका एकदम टिक मार के रख लीजिए, आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अगला है कवि के अनुसार मनुष्य बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? तो ईश्वर के अस्तित्व के बिना मनुष्य क्या होगा? नहीं रहेगा। ठीक है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? तो भक्त जलपात, मदिरा, सभी के रूप में, सभी के रूप में। ठीक है, कवि किसका शानदार नवादा गिर जाने की बात करते हैं? तो प्रभु का शानदार नवादा गिर जाने का बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था? ये धर्मवीर भारती ने। किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न कि क्या है कि लाइफ एंड सॉन्ग के रचनाकार कौन है? तो रेनन वाडिया रिल्के। ये आपका आज हो सकता है पूछ ले। ठीक है, मैंने बिना तुम प्रभु चर्चा कविता किस भाव की है? तो भक्ति भाव की। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर आपका 12 समाप्त हुआ, यानी कि फुल बुक आपका क्या हुआ? तो फुल बुक आपका समाप्त हो गया। फुल बुक का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपका खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे पहले आपका क्या? पहले व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण है, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव करेंगे या सब्जेक्टिव कर ले? पहले सब्जेक्टिव कर ले है,
सब्जेक्टिव कर ले कि व्याकरण कर ले, ठीक है। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, व्याकरण ही कर लें हैं। चलिए पहले व्याकरण ही कर लेते हैं, ठीक है। चलिए व्याकरण शुरू करते हैं, व्याकरण आपका शुरू करते हैं व्याकरण, ठीक है। व्याकरण पहले भी हम व्याकरण पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम तक पहले भी पढ़ा चुके हैं। आप चाहे तो उस क्लास को जाके देख सकते हैं, जिसका हो सकता है लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। चलिए 1 नंबर आपका प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, कितने वर्ण हैं, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर आपका प्रश्न, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिए कि वर्ण कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद है, 2 3 4 5, फटाफट बताइए। तो वर्ण का 2 भेद होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं आपका क्या है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन है, ऊष्म व्यंजन वर्ग कौन है, वर्ण कौन है, फटाफट बताइए। तो वो आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, कितनी होती है, फटाफट बताइए। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपका कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से अयोग भाव वर्ण कौन सा, फटाफट बताइए। अनुस्वर विसर्ग आपका क्या है, अयोग भाष वर्ग है। और अनुस्वर और विसर्ग आपका क्या है, अयोग भाव क्या है, अयोग भाव वर्ण। आपको ये एकदम याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न आपका द्विव्यंजन द्विगुण, अरे यार क्या है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या क्या है कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अघोष वर्ण कौन सा है, वो आपका अघोष वर्ण है, वो आपका क्या है, अघोष वर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला आपका है कि घो का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो घो देखिए को वर्ग में जितने भी उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। जैसे को वर्ग का जितने भी को वर्ग का, जैसे को ख घ घ अंग, यह क्या आता है, कंठ कंठ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका पो का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा, पो। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका क्या है, तो अगला आपका है कि को का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो को का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, क्या होगा, कंठ कंठ आपका को का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, तो अगला प्रश्न का क्या है, तो अगला प्रश्न फटाफट देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए कि व का उच्चारण स्थान क्या, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होगा, दंतोष्ठ क्या होगा, दंतोष्ठ। वो का उच्चारण क्या होगा, वो का उच्चारण स्थान हो जाएगा, वो का उच्चारण स्थान हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, जो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जो का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो इससे ए बनेगा, क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपका क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि अगला प्रश्न है कि अ वर्ण के किन किन वर्णों का मेल है, अ वर्ण में किन किन वर्णों का मेल है, आ और उ का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका फ का उच्चारण स्थान क्या है, तो फ का उच्चारण होगा ओष्ठ हो जाएगा, फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, चलिए अगला आपका प्रश्न क्या है, हो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो हो का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा, क्या होगा, कंठ कंठ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है, लो का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो लो का उच्चारण स्थान होगा दंत, क्या होगा, दंत। लो का उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा, दंत दंत, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या है, ए में किन किन वर्णों का मेल है, ए में आपका आ प्लस आ का मेल है, किसमें, आ प्लस आ का मेल। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला आपका है छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, छ का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा, क्या होगा, तालु। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है धो का उच्चारण स्थान दंत, धो का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, दंत हो जाएगा, दंत। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला टो का उच्चारण स्थान क्या होगा, टो का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा, टो का आपका, ठीक है, तो वाला माता है ना, टो का उच्चारण, तो टो का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या है, फटाफट पढ़िए। तो अगला प्रश्न आपका है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है क्या, आधा हो जाता है, उसका मान हो जाता है आधा, उसका मान क्या हो जाता है, तो आधा हो जाता है, ठीक है, अगर आधा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि दो का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत, दो का उच्चारण स्थान आपका दंत हो जाएगा, दंत। चलिए
तो अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण आपका हो आपका क्या होगा? घोष वर्ण हो जाएगा। हो आपका क्या होगा? तो घोष वर्ण हो जाएगा, घोष वर्ण। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ कंठ से होता है? तो देखिए को वर्ग में आने वाले सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। यानी कि खो। खो किस में आता है? को वर्ग में ना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 34 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 34 नंबर आपका प्रश्न, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वर्ण की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? फटाफट बताइए कि अघोष वर्ण आपका कौन सा? तो चलिए, तो आपका चो क्या होगा? चो आपका अघोष वर्ण हो जाएगा, चो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या था? तो सौ का उच्चारण स्थान, सौ का उच्चारण स्थान आपका तालु हो जाएगा, तालु। सौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखिए कि अंगों का उच्चारण स्थान कंठ, अंगों का उच्चारण स्थान आपका क्या होगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न हम चलते हैं। चलिए व्याकरण को छोड़ देते हैं, हम व्याकरण को छोड़ देते हैं। व्याकरण आप इससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स से आप लोग क्या करिए? नोट्स से पढ़ लीजिएगा, नोट्स से। ठीक है, हम आपको क्या करते हैं अभी? सब्जेक्टिव अति लघु और दीर्घ थोड़ा करा देते हैं। लघु और दीर्घ क्या करते हैं? लघु और दीर्घ करा देते हैं, लघु और दीर्घ। क्योंकि मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है, सर बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, एकदम दूसरी तरह का मेरा मन कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम आपको लघु और लघु क्या होगा? और लघु और दीर्घ करा के आपको हम क्या करेंगे? इसको फिर आपको आशीर्वाद दे के आपको फिर भी चेंज देंगे। अपना आप थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद आप समय से 8:30 बजते आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचिएगा। प्रथम पाली में आपको एग्जाम है और सेकंड पाली में एग्जाम है, तो 1 बजते आप लोग पहुँच जाइए। सॉरी 1 बजे आप लोग पहुँच जाइए, अगर द्वितीय पाली में आपका एग्जाम है तो। ठीक है, तो चलिए हम लघु करवा देते हैं और आपको क्या होगा? दीर्घ करवा के फिर आपको हम छुट्टी दे देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा कर रहा है सर दर्द। चलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अगर हमको लगा कि अब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है, तबीयत ठीक लग रहा है, तो हम लास्ट में आपको क्या करेंगे? लास्ट में आपको व्याकरण का भी जल्दी जल्दी रिवीजन करा देंगे। ठीक है, अगर हमको लगा कि ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? लघु पढ़ लेते हैं, लघु और दीर्घ पढ़ लेते हैं, क्या? और दीर्घ पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसका हम व्याकरण का पहले से भी एक वीडियो बना चुके हैं, क्लास कर ले चुके हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण का। आप वो वाला क्लास जाके कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमको लगा कि अब मेरा तबीयत ठीक लग रहा है, हम पढ़ा सकते हैं और आधा 1 घंटा, तो हम आपको लास्ट में व्याकरण भी पढ़ा देंगे। ठीक है, कोई टेंशन, तो किसी को कोई दिक्कत भी है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अगर लास्ट में अगर हमको लगा कि अब मेरा तबीयत ठीक लग रहा है, लास्ट में हमको लगा कि तबीयत ठीक रहा है, तो फटाफट हम हिंदी का सॉरी व्याकरण का भी आपको सब फटाफट रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, चलिए तब तक हम क्या करेंगे? दीर्घ और लघु को पढ़ लेते हैं, दीर्घ और लघु को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दीर्घ और लघु को हम पढ़ लेते हैं। तो चलिए लघु का आपका पहला प्रश्न आपका लघु का आपका पहला प्रश्न क्या है कि मकम्मा का अपनी अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? ठीक है, ये प्रश्न आने का आज संभावना है, इसलिए हम इसको चुन के रखें। देखिए उत्तर, मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी और इसलिए क्या हुआ? इस दोनों में हमेशा विवाद होता रहता था। ठीक है, बताइए, हो जाएगा? लिख पाइएगा? हाँ, फटाफट आप लोग बताइए कि ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको सिर्फ यहाँ रिवीजन करना है, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन करके जाना है। ठीक है, कि रगम्पा कौन था? मगम्मा से क्या चाहता था? प्रश्न आने का संभावना नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ये आपका 3 नंबर प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया है? फटाफट बताइए। ये आपका आज आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, आज आने का इसका बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, नजम्मा अपनी सास को मनाने मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को अपने सास के पास भेज दिया था, जिसके बाद क्या हुआ? सास क्या हुआ? मान गई। सास क्या हुआ? मान गई। बताइए, सास क्या हुआ? सास मान भी गई। ठीक है, हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर आपका प्रश्न आपका है कि लक्ष्मी कौन थी? पारिवारिक चरित्र चिंतन कीजिए। आपका ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है आज का ना, आज आने का इसका बहुत ज़्यादा। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि अरे यार क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति
लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चला पाता था। क्या करता, घर का पूरा खर्च नहीं चला पाता था, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के यहाँ छोटे मोटे काम करना पड़ता था। हो जाएगा, हाँ लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से प्रभावित रहा है। ठीक है, ये आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, इस कहानी में तूफान, सूखा, तेज लहरात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। कौन सा कहानी में, ढाते विश्वास में। इससे दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ आता है तो वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। कहते हैं वहाँ की स्थिति, चलिए वहाँ के लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। वहाँ के लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। ठीक है, बताइए, हो जाएगा। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर यह आने का उतना चाहिए। मंगू के प्रति, हाँ ये आपका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, आने का बहुत ज़्यादा चांस है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखना। तो परीक्षा में जो आज आपको लिखिएगा अति अनुसार बताइए, अपने शब्दों में लिखिएगा या दूसरे के शब्दों में, आपको शब्द। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का क्या था, फर्क था। जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का क्या समझते थे, घर का बोझ समझते थे। चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या ये मंगू घर पर ही क्या वो पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए, मंगू को अस्पताल में, ये आपका उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको लगा कि इम्पोर्टेंट है, आज आने का संभावना है। ठीक है, ये आपका आने का आज संभावना है ज़्यादा। देखिए, जिस मंगू क्या प्रश्न, देखिए प्रश्न आपका क्या है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है या नहीं। देखिए मेरा नाक बंद हो रहा है बार बार। ठीक है, सर्दी इतना जोर हो गया ना कि बोला नहीं जा रहा है आपसे मैं। ठीक है, तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार कुशल है या नहीं, संवेदनशील, विचार करें। ठीक है, तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। क्या, मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। ठीक है, वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है, हो जाएगा, लिख दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम आपके लिए, पापाती कौन थी, वो शहर क्यों लाई गई थी, ये नहीं, हाँ ये आपका थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बड़े डॉक्टरों ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पापाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा, विचार करें। ठीक है, तो बड़े डॉक्टर ब्रिटेन मेडिकल में पढ़कर आए थे। वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़ी थी। ठीक है, और उसने यह भी देखा कि लड़की की हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने के लिए कहा। समझ गए। चले देखिए अगला आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े डॉक्टरों के आदेश के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, बताइए। तो बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पापाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर क्या था, चलिए बड़े डॉक्टर को छोड़कर अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। वहाँ बेड खाली नहीं है का झांसा देकर पापाती को भर्ती नहीं करते थे। शायद उस अस्पताल में पैसा देने से क्या होता था, जल्दी कार्य होता था। बताइए, हो जाएगा, लिख दीजिएगा। हाँ चलिए, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। चलिए तो लिखिएगा, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोग सीता से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, ना उनके बेटे ना उनकी बहुएं। ठीक है, बताइए, हो जाएगा, हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर बढ़े, तो सीता का चरित्र चिंतन करें। ये आपका चलिए ये आपका थोड़ा हो सकता है पूछ ले कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना क्या है, इसका स्वरूप क्या है, लिखेंगे। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि
क्या विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की क्या है, कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी, ये आपका बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है। तो भारत में जाति प्रथा के लोगों को, भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनके पूर्वज ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वज का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण वह बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ठीक है, तो हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा, हाँ खोखा, ये बहुत खोजा नहीं होगा, खोखा हो गया, खोखा या कासू होगा। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है, खोखा किन मामलों में अपवाद था, लिखिएगा सेन साहब का बेटा खोखा हुआ है, खोखा टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। खोखा घर में बनाए गए नियमों के मामलों में क्या थे, अपवाद था। वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों की ऐसी आज़ादी नहीं थी। बताइए हो जाएगा, हाँ। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका, चलिए अगला प्रश्न आपका क्या था, अगला ये प्रश्न आपका आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ये प्रश्न आपका क्या आने का बहुत है, समस्त भूगोल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या इसका उत्तर, देखिए उत्तर देखते हैं। तो उत्तर है लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है, क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वतें एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, बताइए हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग।